नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपावत। आज हम बात करेंगे सामान्य वर्ग द्वारा एसटी एससी की जमीन का एग्रीमेंट, यानी कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, जैन हो, राजपूत हो या ओबीसी का कोई व्यक्ति हो, वो अगर एसटी एससी की जमीन खरीदना चाहता है और एसटी एससी की जमीन का एग्रीमेंट कराना चाहता है तो किस प्रकार से एग्रीमेंट कराए, इस पर अपन बात करेंगे। यानी कि किस प्रकार से एग्रीमेंट कराया कि उसकी कानूनी मान्यता हो जाए। क्या सामान्य वर्ग द्वारा कराया गया एसटीएससी का एग्रीमेंट कानून में मान्यता रखता है या नहीं रखता है, उस एग्रीमेंट को किस प्रकार से करवाना है, क्या सावधानियां रखनी है। अगर एग्रीमेंट करवाने के बाद सामने वाला व्यक्ति मुकर जाए तो किस प्रकार एग्रीमेंट कराए कि कोर्ट से आपकी रजिस्ट्री हो जाए। और अंत में कुछ विशेष बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले तो मोटी मोटी मैं बात बता देता हूँ। इस पर मैंने एक वीडियो और बना रखा है कि एसटीएससी की जमीन की रजिस्ट्री कैसे कराए, जिसमें मैंने बता रखा है, इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो खेती की जमीन है, ठीक है ना, उसी की रजिस्ट्री सामान्य वर्ग के नाम पर नहीं होगी। अगर आबादी का है, कोई कन्वर्ट प्लॉट है या आबादी में कोई मकान है तो उसकी रजिस्ट्री तो सीधी सामान्य वर्ग के नाम पे हो जाएगी, यानी सामान्य वर्ग के नाम पे एग्रीमेंट हो जाएगा। अपन जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं, जो खेती की जमीन है जिसकी रजिस्ट्री नहीं होती है कानून के द्वारा, उसका एग्रीमेंट करवाने की अपन बात कर रहे हैं। ये सबसे पहले आप मोटी मोटी बात समझेंगे। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मान लो ए नाम का एक व्यक्ति है, ए नाम का जो व्यक्ति है ये एससी में आता है या एसटी में आता है। अच्छा, एक बात और बता दूं, एससी की जमीन एसटी के नाम पे भी नहीं होगी और एसटी की जमीन एससी के नाम पे नहीं होगी, यानी एससी से एससी के नाम पे होती है और एसटी से एसटी के नाम पे होती है। ये बात भी आप ध्यान रखें। ए नाम का व्यक्ति कोई एससी एसटी से आता है, तो बी नाम का व्यक्ति कोई जनरल है, वो इनकी जमीन, खेती की जमीन का इकरार करा देता है। इकरार मतलब एग्रीमेंट करा देता है। तो इस प्रकार का एग्रीमेंट करने के बाद भले आप पैसे दे चुके हो, मगर कोर्ट के द्वारा उस एग्रीमेंट की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि कानून ये कहता है कि भाई एसटी एससी की जमीन जनरल व्यक्ति के नाम पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती। ये कैसे? बिना कलेक्टर के आदेश के या बिना कन्वर्ट कराए। तो कलेक्टर का आदेश वाली बात एक अलग वीडियो में तो पूरी बता चुका हूं कि कैसे आदेश लेना, और ये बहुत मुश्किल काम है, प्रैक्टिकली इसका कोई लेना देना नहीं है। और कन्वर्ट कराने वाला काम भी, क्योंकि एक बार जब जमीन एसटी एससी के नाम पे है तो कन्वर्ट भी उसी के नाम पे होगी, और कई बार एसटी एससी के नाम पर आपने जमीन कन्वर्ट करवा दी और मान लो व्यक्ति बदल गया तो फिर आपकी दिक्कत आ जाएगी। इसलिए अपन ये समझेंगे कि आप एग्रीमेंट को किस प्रकार से कराएं कि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो उसमें एक तरीका है, आप कभी भी अपने नाम पे, सामान्य वर्ग वाला व्यक्ति अपने नाम पर एग्रीमेंट नहीं लिखवाए। अगर सामान्य वर्ग वाला व्यक्ति अपने नाम पर एग्रीमेंट लिखवाता है तो उस एग्रीमेंट में कानून में उसकी वैल्यू जीरो है। एसटी एससी की जमीन खरीदने के कानून हर राज्य में अलग अलग है। मोटा मोटा सब राज्यों में यही है कि सामान्य वर्ग व्यक्ति नहीं खरीद सकता। यानी कि जो जमीन संबंधी, रेवेन्यू जमीन संबंधी जो कानून है वो राज्य के हिसाब से चलते हैं। अगर किसी राज्य में कोई विशेष छूट हो या किसी राज्य में कोई विशेष पाबंदी हो तो आपको अपने राज्य के कानून को भी देख लेना चाहिए। यानी कि मैंने जो बताया कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति अगर अपने नाम पे एग्रीमेंट कराता है तो उसके नाम पर जमीन का एग्रीमेंट जो होगा वो पूरा ही जीरो है। उसका भले आप चेक से पैसा दे रहे हो, भले आप रोकड़ दे रहे हो, भले नोटरी करा रहे हो, तो भी उसका कोई तुक नहीं। भले आपने पंजीयन कर, पहले बात तो पंजीयन होगा भी नहीं, पंजीयन कर भी दिया तो भी उसका जीरो। यानी कि एसटीएससी की जमीन का एग्रीमेंट सामान्य वर्ग को अपने नाम पर कभी भी नहीं कराना चाहिए। तो फिर दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मान लो एसटी एससी का व्यक्ति है और एससी की जमीन ले रहे हो तो किसी एससी के अन्य व्यक्ति के नाम पे, एसटी की जमीन ले रहे हो तो किसी एसटी के अन्य व्यक्ति के नाम पे आप इकरार करा सकते हैं। ऐसा क्यों कराएंगे? ऐसा तो ये भी अच्छी था, जब आपको लगे कि जिस व्यक्ति से अपन खरीद रहे हैं वो व्यक्ति कभी बदल सकता है या ऐसी कोई समस्या आ सकती है और आपका विश्वास पात्र व्यक्ति उसी समाज का कोई दूसरा व्यक्ति है, तो आप उसके नाम पर एग्रीमेंट करवा दीजिए। पहला काम तो ये। मगर जो पैसा लेंगे एग्रीमेंट का, वो भी जो एग्रीमेंट करवा रहा है उसी के खाते से जाना चाहिए। ठीक है ना?
यानी कि जो मान लो ये व्यक्ति एग्रीमेंट करवा रहा है इससे, तो इसके खाते से जाना चाहिए, ऐसा नहीं पैसा आप आपके खाते से प्लस एग्रीमेंट हो गया पूरा। अब एग्रीमेंट में कौन सा एग्रीमेंट पक्का होगा, कौन सा एग्रीमेंट कच्चा होगा, इस पर मैं अपने चैनल पर कई वीडियो बना चुका हूं, तो इसलिए समय जाया नहीं करते हैं, देख लेते हैं एग्रीमेंट को किस प्रकार से बनाना चाहिए। ये तो हो गया एग्रीमेंट, उस वीडियो को आप देख लीजिए। अब मान लो ये व्यक्ति है SC ST का व्यक्ति जिसके नाम पे आपको एग्रीमेंट करें, आपके मन में 1 मिनट के लिए बात आ जाती है, भले ये विश्वास पत्र आदमी है, पर कल को मैं इसके नाम पे 50 लाख 20 लाख 30 लाख या 1 करोड़ की जमीन कर रहा हूं, ये बदल गया तो, है ना, तो आप तो डूबे, क्योंकि आप इसके नाम से तो एग्रीमेंट वापस अपने नाम पर कर नहीं सकते हो। जब आप कन्वर्ट, आप आपके दिमाग में है कि भाई इस व्यक्ति के नाम पे एग्रीमेंट कर लेता हूँ, फिर ये जब कन्वर्ट होगी, कन्वर्ट होने कर या इसके नाम रजिस्ट्री कर लेता हूँ, कन्वर्ट कराने के बाद मैं अपने नाम पे करा लूंगा। आपके मन में एक शंका, कोने में यह शंका भी उठती है कि यार ये व्यक्ति कहीं बदल गया तो क्या करूं, इससे क्या लिखूं, किस प्रकार से लिखूं कि मेरा पैसा नहीं डूबे। तो इस पर मैं इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं। इससे पहले मैं देखो एक छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं, अगर आप मेरा चैनल लगातार देख रहे हो तो आपको पता होगा, आपके किसी जमीन संबंधी कोई विवाद है, आपके एग्रीमेंट है, कोई रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, या किसी ने आपसे फर्जी एग्रीमेंट करवा लिया है, या कोई कब्जा नहीं दे रहा है, आपकी जमीन पर कोई दूसरा व्यक्ति कब्जा करना चाहता है, यानी रेवेन्यू संबंधी कोई भी मामले है और आपके कोई उलझन चल रही है, तो आप जो ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आपके पास में कोई भी गौशाला हो, है ना, उस पर आपको क्या करना है, 500 रुपए की रसीद कटवानी उस गौशाला के यहाँ पे आपके नाम की, ठीक है, और फिर उस गौशाला की रसीद को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भेजना है, तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ, यानी कि ये मेरी फीस है, ठीक है। कोई भी गौशाला जो आपके पास हो, अगर कोई गौशाला आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप 300 रुपये गूगल पे भी करके मुझसे बात कर सकते हो, पर प्रायोरिटी क्या देनी है, ये देनी है, 200 रुपये बचाने के चक्कर में ये नहीं करना है। ये 200 रुपये मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग ये 300 वाला काम कर रहे हैं, ये 200 रुपये बचा रहे हैं। अगर ऐसा होगा लंबे समय तक ऐसे ही चलेगा तो फिर मैं मेरी फीस भी 500 रुपये कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको गौशाला वाली प्रायोरिटी पहले देनी है, ठीक है, फिर नहीं हो तो 300 कर सकते हो, और इसका मतलब यह नहीं कि आप गौशाला में दो ही। अब अपन बात जो कर रहे हैं कि आपके सुरक्षा के लिए जिस व्यक्ति के नाम पे एग्रीमेंट कराया उससे आप क्या लिखवाएं कि आपका काम पक्का हो जाए। तो पहला तो काम, जो अमाउंट आप दे रहे हो, जो अमाउंट आप ही दे रहे हो भाई इसको, तो और ये इसको दे रहा है, उसका आप चेक भर कर ले लेंगे। किससे? इस व्यक्ति से। दूसरा, इस व्यक्ति से आप एक स्टाम्प पेपर ले लेंगे, ठीक है, और उस स्टाम्प पेपर पर इस चेक का वर्णन करके, जमीन का नहीं लिखना, जमीन खरीदने रोकड़ पैसे वाली बात लिखकर आप अपने पास रख लेंगे। एक तरीका और है तीसरा, थोड़ा खतरनाक। अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आप गौशाला में रसीद कटवा कर मुझसे बात ही करें, क्योंकि ये जो तरीका है ना, ये थोड़ा खतरनाक दासू तरीका है, इसको यूट्यूब पे नहीं बताया जा सकता है ना, यूट्यूब पे तो वीडियो वायरल होते हैं। तो ये दो तरीके हैं, इसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यानी कि आपका जैसे ही आपने चेक ले लिया, मान लो इस व्यक्ति ने आपके कन्वर्ट कराने के बाद आपके नाम पे रजिस्ट्री नहीं करोगी, तो आप उस चेक से वापस आपके पैसा ले सकते हो, लिखा पढ़ी से भी पैसे ले सकते हो, क्योंकि ये पैसा उधार दर्शा रखा है, ठीक है। और अगर इसमें ध्यान रखना कि जब आप कन्वर्ट करवाओगे, रजिस्ट्री कराओगे, कन्वर्ट का रजिस्ट्री का कितना खर्चा आएगा, वो खर्चा मिलाकर ही आप चेक लेंगे। मान लो कि आपने 20 लाख रुपए में जमीन ली, 20 लाख इसको दिया, मान लो इसके बाद आपके 10 लाख का और खर्चा आ गया कन्वर्ट कार्ड रजिस्ट्री का, अब आपके 30 लाख देना, आपने 20 लाख का चेक लिया, तो फिर आपके दिक्कत आ जाएगी, 10 लाख का आपके घाटा आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना आपके पूरा खर्चा है पहले जाके पता कर लेना, फिर लेना। एक मोटी मोटी बात और बता दो, जो लोग बिना सोचे समझे करते हैं फिर अंत में उनको पता चलता है अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, तो है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी व्यक्ति की जिसकी SC या ST की जमीन जो आप खरीद रहे हो, उसकी आपको नकल लेनी है, फिर उसमें देखना है कि उसका स्वतंत्र खाता है कि नहीं, यानी कि शामिल खाता है अगर हुआ, जैसे मान लो कि राम और मोहन के नाम का शामिल खाता है और आप आराम से जमीन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कर रहा है, पहले बंटवारा करवाने के बाद ले, क्योंकि जब आप आपके नाम पे कराओगे, आपके इच्छित व्यक्ति के नाम पे कराओगे, तब बंटवारा हुए बिना
कन्वर्ट नहीं होगी। कन्वर्ट नहीं होगी तो आपके नाम पे नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, नकल लेनी है और देखना है कि उसका स्वतंत्र खाता है या नहीं। नहीं है तो इस व्यक्ति को जिससे ले रहे हैं उससे बोलिए कि आप पहले अपना खाता अलग करवाइए। ये देख लिया आपने। फिर जो काम करना है, तीसरा काम, स्वतंत्र खाता हो गया, देख ली, मौके पे जाके देख लो, नक्शे से मौके पे देख लो जमीन वही है या नहीं है। ऐसा नहीं कि जमीन बता कहाँ रहे हो, ले कहाँ रहे हो, वो सारे झगड़े आते हैं। उस पर मैंने अलग वीडियो बना रखा है कि जमीन लेते समय क्या सावधानी रखें। विशेष रूप से आप जमीन को मौके पे देखें और नक्शे में भी देखें। अब आपकी स्वतंत्र खाता मान लो है उसके नाम पे, फिर आप क्या करें कि तहसील में जाए या पंजीयन कार्यालय जहां पर भी है आप वहां जाए, वहां पता करें कि इस जमीन की जब मैं रजिस्ट्री करूंगा, कन्वर्ट कन्वर्ट करूंगा, सबसे पहले तो आप कन्वर्ट करा रहे हो। अब कन्वर्ट किसमें करा रहे हो, आवासीय में करा रहे हो कि एग्रीकल्चर को आपको खेत फार्म हाउस के लिए करवा रहे हो, कॉमर्शियल करवा रहे हो, उसका आपको पूरा खर्चा पूछना है। जब 1 बीघा जमीन कराऊं कि खर्चा, अब आप मुझे मैसेज करके पूछोगे गुल साहब आप ही बता दो, तो हर जमीन का डीएलसी रेट से अलग अलग खर्चा होता है। हर इलाके का अलग है, हर गांव का भी एक जगह अलग होगा, दूसरी जगह अलग होगा, तो डीएलसी रेट से चलता है। इसका मैं फिक्स बता नहीं सकता हूँ। तो आपको पूछना है कि उसका खर्चा कितना आएगा। जनरली जो डीएलसी रेट चलती है उसका 10% खर्चा आता है। मान लो 1 लाख चलिए, 10,000 रुपये खर्चा आता है। ये खर्चा तो बहुत कम आता है, 10% ही आ रहा है कन्वर्ट कराने खर्चा। कुछ खर्चा क्या है कि सिस्टम में चला जाता है, अपना सिस्टम में समझा ना, समझे, जल्दीबाजी में कोई पटवारी है, तहसीलदार है, ये वो नौरे खर्चे हो जाते हैं। तो वो भी अपन वीडियो पे बात नहीं कर सकते, मगर सिस्टम में चला जाता है, आप ये समझ लीजिए। तो उसका कुल खर्चा पूछ लीजिए कि सिस्टम का खर्चा और ये मिला कुल खर्चा कितना होगा। प्लस आप ये देखिए जब जमीन का कन्वर्ट हो गई, कन्वर्ट होने के बाद वो जमीन आपके बीघा के हिसाब से, हेक्टेयर के हिसाब से रजिस्ट्री नहीं होगी, उसकी फिर स्क्वायर फीट से रजिस्ट्री होगी। वो रजिस्ट्री बहुत महंगी पड़ जाती है। स्क्वायर फीट से रजिस्ट्री होगी तो उस कन्वर्ट का प्लस रजिस्ट्री का खर्चा दोनों मिला के कितना होगा आपको ये देखना। ये रजिस्ट्री वाला खर्चा बहुत ज्यादा बैठता है, स्क्वायर फीट में बैठता है। स्क्वायर फीट के जमीन खरीदना बहुत ही, खेती के लिए बहुत ही महंगा पड़ जाता है सौदा। तो इसका भी देख ले भाई, कन्वर्ट कराने कितना खर्चा आएगा, रजिस्ट्री करूंगा तो उस रजिस्ट्री का कितना खर्चा आएगा। ये दोनों खर्चे प्लस आप जो जमीन खरीद रहे हो उसका खर्चा, ये तीनों खर्चे मिलाने के बाद ही आपको जमीन खरीदनी चाहिए, एग्रीमेंट कराना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जल्दबाजी में आपको लगेगा एसटीएससी की जमीन सस्ती मिल रही है तो मैं ले लूं, ऐसा भी नहीं है। आप ये तीनों खर्चे जोड़ ले, फिर तुलना कर ले कि सामान्य वर्ग की जमीन भी इसी रेट में मिल रही है क्या जितना मेरा खर्चा आ रहा है, या एसटीएससी की जमीन लेने में मुझे फायदा है। ये वीडियो में एसटीएससी की जमीन बिकवाने के लिए नहीं बना रहा हूं। ऐसा नहीं है कि एसटीएससी की जमीन मुझे बिकवानी है, एसटीएससी की जमीन बिकवाने से मुझे कोई फायदा हो रहा है। कई बार एसटीएससी के व्यक्ति अपनी जमीन बेचना चाहते हैं, मगर उन्हें एसटीएससी का ही कोई लेने वाला नहीं मिलता है। तो उनको भी पता होना चाहिए कि मैं सामान्य वर्ग के व्यक्ति को जमीन बेचूं तो उसका क्या आइडिया है, यानी कि उसको पूरी अपनी जमीन की पूरी रेट मिले। ये भी मेरा इसमें साथ साथ में उद्देश्य है। कहीं पर भी आप इस प्रकार नहीं सोचे कि मुझे एसटीएससी की जमीन बिकवानी है। मुझे सिर्फ एसटीएससी की व्यक्ति है, अगर वो बेचना चाहता है अपनी इच्छा से तो उसको पूरे पैसे चाहिए, तो एक तरीका जो है कानून में वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो आपने देख लिया ना कितना खर्चा आएगा, ये खर्चा हो गया। अब आपको ये देखो, ये बता दिया मैंने कानून मानता, पर आप कैसे खरीदे, एसटीएससी के व्यक्ति के नाम रजिस्टर है। सावधानी क्या करनी है कि सावधानी जो सारी बता दी हो। फिर क्या करना है कि आपको प्रॉपर एग्रीमेंट बनाना है। प्रॉपर एग्रीमेंट कितने रुपए के स्टाम्प पे लगेगा बनेगा, उसको पंजीयन कराना नहीं कराना है, क्या शर्तें लिखनी है, उसका गवाह उसमें कितने चाहिए, ये सारे मैंने इस पर वीडियो बना रखे, इसलिए आप इसमें देख लेंगे। विशेष बात का ध्यान आप ये रखें कि जहां आप जमीन खरीद रहे हो जमीन को एक बार मौके पे जाकर आप देख लेंगे, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई झगड़ा हो जाए। और विशेष बात में आप ये भी ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति के नाम पे आप एग्रीमेंट करा रहे हो वो व्यक्ति आपको बाद में धोखा नहीं दे देवे। ऐसा नहीं हो कि जिस व्यक्ति के नाम पे आप रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हो बाद में वो कुछ दिक्कत आ जाए, मान लो आपने एग्रीमेंट कराया उसकी मृत्यु भी हो गई, फिर उसके घर वाले नहीं माने। इस प्रकार से आप जो बड़ा पैसा लगा रहे हो आपकी खरी कमाई का, उन पैसों की सुरक्षा के लिए भी आपको इंतजाम दो तो मैंने बताया। तीसरा, आप अगर ऐसा करना चाहते हो तो मुझे कॉल पर भी पूछ सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपका मामला एकदम पक्का हो जाएगा। फिर दूसरा एक तरीका जो एक वीडियो में बता रखा था मैंने, रजिस्ट्री कैसे करना है डायरेक्ट, उसमें कलेक्टर साहब के नाम से इजाजत लेके भी कर सकते हैं। कलेक्टर साहब के नाम से इजाजत लेने का कुछ तरीके हैं। फिर इस संबंध में अलग आप राजस्थान से देख रहे हो, मान लो पंजाब से देख रहे हो, हरियाणा से देख रहे हो, कर्नाटक से देख रहे हो, गुजरात से देख रहे हो, तो संबंधित पैसा किसी व्यक्ति को मेरे वीडियो देखकर तुरंत उसको पैसा मत दे दीजिए। एसटीएससी के किसी व्यक्ति को संबंधित तहसील में जाकर आप इस संबंध में अपना स्थानीय कानून भी पता कर लीजिए कि क्या स्थानीय कानून में एसटीएससी की जमीन वास्तव में बिकती है या नहीं बिकती है, या जो मैंने तरीका बताया आप तहसीलदार साहब से बात कर ले, क्योंकि ये राज्य लेवल पे कानून है।
राज्य लेवल के कानून थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। राजस्थान में जो मैंने बताया वो पक्का है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू।